हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहचान। देखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में कौन कौन से शब्द आएंगे, हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। देखिए, ये शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में: रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। इन शब्दों से हम पहचान करेंगे कि दिया गया वाक्य जो है हिंदी वाक्य वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। कंटिन्यूस भी बोलते हैं इसको और प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। अब देखिए, इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, रहे होंगे। और देखते हैं, राम खाना खा रहा होगा, तो इसमें भी लास्ट में आ रहा है रहा होगा। वह सो रहा होगा, तरुण अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, मैं गाना गा रहा हूँगा। इस प्रकार के वाक्य आते हैं। अब देखते हैं इसकी क्या क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हैं और किस प्रकार से हम इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को। देखिए, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उनके लिए देखेंगे। अब देखिए, ये जितने भी हैं यहाँ पर आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और इनके अलावा और कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो तो वो सभी सब्जेक्ट होते हैं। अब इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं विल बी। विल बी का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे और विल बी के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें साथ में लगाएंगे आई एन जी। जैसे प्ले, और प्ले में हमने लगाया आई एन जी, बन गया प्लेइंग। तो सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे हमारे, आई विल बी प्लेइंग, वी will be playing, you will be playing, he will be playing, she will be playing, it will be playing, they will be playing। इस प्रकार से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस जो हैं वो या फिर साधारण वाक्य जिनको कहते हैं वो हमारे इसी प्रकार से बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर उसके बाद में मेन वर्ब में आईएनजी हम लगाएंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नहीं या नॉट का प्रयोग होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे मुख्य जो देखना ये है कि हम नॉट का प्रयोग किस जगह पे करेंगे। देखिए, ये सभी सब्जेक्ट हैं, इनके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, लेकिन विल के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट और बी को लगाएंगे इसके बाद में। विल और बी इन दोनों के बीच में हमने प्रयोग किया है नॉट का। हेल्पिंग वर्ब हमारी विल बी है, लेकिन नॉट का प्रयोग विल और बी दोनों के बीच में करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस जो हैं वो इस प्रकार से बनेंगे, आई विल not be playing, we will not be playing, you will not be playing, he will not be playing, she will not be playing, it will not be playing, they will not be playing। ये नेगेटिव सेंटेंस हैं। अब इनके बाद में हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मेनली हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब जो है हम यहाँ पे केवल विल को बाहर लेके आएंगे, विल बी को बाहर लेके नहीं आएंगे। पूरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी, लेकिन हम जो बाहर लेके आते हैं वो केवल विल को बाहर लेके आते हैं। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ये सभी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब प्लस आईएनजी का। देखिए किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। विल आई बी प्लेइंग, विल वी बी प्लेइंग, विल यू बी प्लेइंग, विल ही be playing,
will she be playing? Will it be playing? Will they be playing? इस प्रकार से हम प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस उसको बनाते हैं। सबसे पहले हम विल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में बी और लास्ट में बी के बाद में मेन वर्ब प्लस आईएनजी और वाक्य के सबसे लास्ट में लगा देंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यदि इसी प्रश्नवाचक वाक्य को हमें नेगेटिव बनाना हो, नकारात्मक बनाना हो, तो वो हम किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, हम ये जो बी है, बी से पहले हम प्रयोग करेंगे नॉट का। देखिए, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर वही सेम रहेगी इंटरोगेटिव सेंटेंस वाली। इंटरोगेटिव सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। और हम सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद में हम प्रयोग करेंगे नॉट का, और नॉट के बाद में प्रयोग करेंगे बी का, और फिर वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे? विल आई नॉट बी प्लेइंग? विल वी नॉट बी प्लेइंग? विल यू नॉट बी प्लेइंग? Will he not be playing? Will she not be playing? इसी प्रकार से हम सेंटेंस को आगे बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि जो भी वर्ब होती है, ये जितनी भी वर्ब्स हैं, उनके बाद में हम सीधे ही आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे स्लीप का बन गया स्लीपिंग, वॉच का बन गया वॉचिंग, इसमें सीधे ही हमने आईएनजी जोड़ दी है। लेकिन यदि कोई वर्ब, स्पेशल वर्ब जिसके लास्ट में वर्ब्स एंडिंग इन ई, तो वर्ब जो भी है और उसकी लास्ट जो लेटर है वो यदि ई है, जैसे LIVE, GIVE, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि रिमूव ई को हटा देना है और फिर उसके बाद में आईएनजी को जोड़ना है। जैसे कि LIVE, तो ई को हटा देंगे और फिर बनाएंगे हम LIVING। इसी प्रकार से GIVE, इसमें से ई को हटा देंगे और GIVING। अब देखिए अगला, यदि किसी वर्ब के अंत में IE हो, जैसे कि TIE, DIE, LIE, लास्ट में लास्ट जो लेटर है वो IE हो, तो वहाँ पे हमें IE को रिप्लेस करना है Y से। मतलब IE को हटाएंगे और उसके स्थान पे लगाएंगे Y। जैसे कि TIE, इसमें IE को हटा के लगाया Y, TYING, DYING, LYING। IE को हटाना है और उसके स्थान पे लगाना है Y, फिर उनके बाद में लगाना है ING। देखिए अगला, वर्ब्स एंडिंग इन CVC। CVC का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, वर्ब, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। लेकिन हम इसको बैक साइड से देखेंगे, पीछे से। जैसे कि यहाँ पर N है, PLAN, प्लान में N है कॉन्सोनेंट, A है वॉवेल, L है कॉन्सोनेंट। इसी प्रकार से रन में देखेंगे, N है कॉन्सोनेंट, U है वॉवेल, R है कॉन्सोनेंट। इसी प्रकार से स्लिप में देखेंगे, स्लिप में P है कॉन्सोनेंट, I है वॉवेल और L है कॉन्सोनेंट। तो हमें इन केसों में क्या करना है? डबल द लास्ट लेटर, जो लास्ट लेटर है। जैसे कि प्लान में N, रन में N, स्लिप में P, तो इस लास्ट लेटर को हम डबल कर देंगे। तो प्लान, ये जो प्लान है PLAN, इसमें जब ING लगाएंगे तो बन जाएगा PLANNING। रन RUNNING। एक बार दोबारा से देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द केसेस हम सीधे ही ING जोड़ देते हैं, लेकिन यदि ई हो
तो हम ई को हटा के आईएनजी जोड़ते हैं, यदि आई ई हो तो आई ई को हटा के वाई जोड़ते हैं, और यदि कोई वर्ब सी वी सी में एंड कर रही हो तो हम उसके लास्ट लेटर को डबल कर देंगे। अब देखते हैं हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ पे करना है। अब देखिए, मान के चलते हैं कि ये एक टाइम लाइन है, ये नीचे जो लाइन दी हुई है ये एक टाइम लाइन है, ये अभी इस वक्त का समय है, ठीक है, और ये 9 बजे का समय है, ये 11 बजे का समय है। तो ये जो 9 बजे का समय है और 11 बजे का समय है, ये तो हमारे लिए फ्यूचर है, दोनों ही फ्यूचर हैं। अब देखिए, मान के चलते हैं कोई कार्य 9 बजे स्टार्ट हुआ और 11 बजे तक चला, जैसे कि आई स्टार्ट एट 9 टुमारो, मैं आज 9 बजे कार्य शुरू करूँगा। अभी 9 नहीं बजे हैं, अभी 9 से पहले हैं, या तो 8 बजे हैं, 8:30 बजे हैं, 7 बजे हैं। तो आई विल स्टार्ट एट 9 टुमारो, मैं कल 9 बजे शुरू करूँगा, कल 9 बजे शुरू करूँगा, यहाँ पे 9 बजे शुरू करूँगा। एंड आई विल फिनिश एट 11, और मैं कल 11 बजे कार्य को समाप्त कर दूँगा। देखिए, 9 बजे से शुरू हुआ कार्य और 11 बजे तक चला। यदि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि आई विल स्टार्ट एट 9 टुमारो एंड आई विल फिनिश एट 11 टुमारो। कार्य 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चला। लेकिन यदि हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करें तो हम कहेंगे कि आई विल बी वर्किंग फ्रॉम 9 to 11 टुमारो, मैं कल 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कार्य कर रहा हूँगा। तो इस कंडीशन में देखिए, कंटिन्यू फॉर ए पीरियड, हम इस टेंस का प्रयोग और कहाँ कहाँ पे करते हैं, जैसे कि देखिए, कंटिन्यू फॉर ए पीरियड, कोई कार्य कुछ समय के लिए लगातार जारी रहे। आवर टीम विल बी अटेंडिंग ए सेमिनार फ्रॉम अगस्त 5 to 8, हमारी टीम 5 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक एक सेमिनार अटेंड कर रही होगी। हमने एक पीरियड की बात की है, अगस्त 5 से लेके अगस्त 8 तक, और उस दौरान जो काम होने वाला है उसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। सेकंड, ड्यूरिंग ए मोमेंट, कोई कार्य किसी अवधि के दौरान, किसी क्षण के दौरान यदि चल रहा हो, जैसे कि एट 2:30 एट 2:30 आई विल बी टेकिंग माई इंग्लिश एग्ज़ाम, आई विल बी टेकिंग माई इंग्लिश एग्ज़ाम एट 2:30। राइट नाउ दिस इज़ नॉट 2:30, अभी 2:30 नहीं हुए हैं, परंतु अब के बाद में जब 2:30 होंगे तो उस समय में आई विल बी टेकिंग माई इंग्लिश एग्ज़ाम, तो मैं अपना इंग्लिश की परीक्षा दे रहा होऊंगा। कंटिन्यू टुगेदर, दो कार्य यदि साथ साथ हों, ऑन ट्यूसडे, अगले आने वाले बुधवार को, मंगलवार को, अगले आने वाले मंगलवार को, जगदीश विल बी गिविंग ए प्रेजेंटेशन, जगदीश तो एक प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, एंड कृष्णा विल बी मीटिंग राधा, और कृष्णा उस समय राधा से मिल रहा होगा। तो दोनों कार्य ये साथ साथ चल रहे होंगे। नाउ सी दिस सेंटेंस, पोलाइट रिक्वेस्ट, विल यू बी चेकिंग इन अर्ली, विल यू बी चेकिंग इन अर्ली। ऐसे सेंटेंस का प्रयोग अधिकतर हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है, जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड सम ढाबाज लाइक, और ऐसी जगहों पे हम जो हॉस्पिटैलिटी वाले जो वेटर वगैरह होते हैं, जो स्टाफ होता है, वो इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट मैनर के लिए ये इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। विल यू बी चेकिंग इन अर्ली, क्या आप जल्दी प्रवेश कर रहे होंगे, क्या आप होटल में जल्दी प्रवेश लेंगे। अब देखते हैं इसके टाइम मार्कर्स कौन कौन से हैं। ये कुछ टाइम मार्कर्स हैं,
कुछ वर्ड्स हैं जिनके आधार पे हम पहचानेंगे कि यस दिस सेंटेंस कैन बी ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हो सकता है, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट वीक, एट 9, यदि कोई भविष्य का आने वाला समय दिया जाए, ऑन फ्राइडे, इन समर। अब हम देखते हैं कि हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कहाँ पर नहीं करना है। स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स हमने आपको पहले भी बताया था कि दो प्रकार की वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स को डायनेमिक वर्ब्स भी बोलते हैं। तो स्टेटिव वर्ब्स के केस में देखिए, यू विल बी लविंग दिस कार। लविंग, लविंग इज़ एन इमोशनल फीलिंग। तो इस केस में जब कभी भी इस प्रकार के कुछ वर्ब्स हों जो कि इमोशनल फीलिंग को बताएं, प्रदर्शित करें, तो वहाँ पर हम कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे और वहाँ पे उससे पहले वाला जो टेंस है उसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए, ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत है, ग्रामेटिकली ये गलत है और इसके स्थान पे ये वाला सेंटेंस सही है, यू विल लव दिस कार। अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग, स्टेट ऑफ माइंड, ये मेंटल कंडीशन। तो अंडरस्टैंड ये जो समझना होता है, ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड, हमारे दिमाग की स्थिति को दर्शाती है। और इस कंडीशन में और भी जो भी वर्ब्स होती हैं इस प्रकार की, वहाँ पर हम जब कभी भी इस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे, विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, तो ये गलत होगा और इसके स्थान पे ये ज़्यादा सही होगा, ही विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सोन। पजेशन, आधिपत्य वाली जो जब भी बात आए। अब देखिए यहाँ पर ही विल बी हैविंग ए न्यू कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे ये जो पजेशन वाली बात आती है तो उस स्थान पे ये बिल्कुल गलत होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग बिल्कुल गलत है और इसके स्थान पर हम प्रयोग करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। तो ही विल हैव ए न्यू कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से यदि फ्यूचर कंटिन्यूस में हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके शॉर्ट आंसर्स हम किस प्रकार से देंगे। शॉर्ट आंसर्स केवल तभी दिए जाते हैं जबकि पूछा गया प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। सेंटेंस देखिए, विल यू बी वर्किंग ऑन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ। अब इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, या तो यस या फिर नो। यदि यस में आंसर देंगे यस आई विल, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का उपयोग नहीं करना है, यस आई विल। लेकिन यदि नो में उत्तर देना है तो नो आई वांट, यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन का उपयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, विल सी बी कुकिंग फूड। अब इसके दो उत्तर होंगे, या तो यस में या फिर नो में। यस में उत्तर होगा यस सी विल, नो में उत्तर होगा नो सी वांट। देखिए गौर से, हम सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लेके आ रहे हैं लेकिन पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं ला रहे हैं, केवल विल का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं, बी को हम यहाँ पे छोड़ के चल रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमने हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सेंटेंस में जब देखा था तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था कि वहाँ पर हमने बीन को छोड़ दिया था और केवल हैव का प्रयोग हमने आंसर्स देने में किया था, और इसी प्रकार से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग किया था। तो वही सेम पैटर्न यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर एक्चुअली जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो वर्ड से मिलके बनी हुई है, लेकिन जब हम आंसर्स देते हैं तो हम केवल फर्स्ट जो वर्ड है विल, उसी का प्रयोग हम आंसर देने में करते हैं। तो देखिए, विल यू बी गोइंग टू स्कूल टुमारो दिस टाइम। अब इसके दो उत्तर होंगे, या तो यस या फिर नो। तो फिर हम इसका उत्तर यस में देंगे, यस आई विल। यहाँ पर इस प्रकार से नहीं बोलेंगे कि यस आई विल बी, ये गलत है। यहाँ पर हम सिर्फ इतना बोलेंगे यस आई विल।
लेकिन यदि इसका उत्तर नो में देना हो तो नो आई वॉन्ट। यदि देखिए दूसरा एक और, विल ही बी ईटिंग बनानास इन द इवनिंग ऑल्सो? यस ही विल, नो ही वॉन्ट। अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इस समय आप पूरा देखिए, मैं केवल एक सेंटेंस आपको बता रहा हूँ और फिर उसके बाद में आपको होमवर्क मिलेगा। वह इस समय चावल पका रही होगी। यहाँ पर रही होगी, इससे हमें पता चलता है कि दिया गया सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। रही होगी, यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, सी, ये है वर्ब पकाना। अब देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे सी, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी देखा था। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में बाकी जो कुछ भी बचा हुआ है वो सब लगाते हैं। तो हमने सबसे पहले लगाया है हेल्पिंग वर्ब सी, इसके बाद में हम लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर इसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी, फिर इसके बाद में राइस, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में ये जो बचा हुआ है टाइम, दिस टाइम टुमारो। देखिए एक बार, वह के लिए हमने सी का प्रयोग किया है, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है विल बी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल बी, फिर इसके बाद में मेन वर्ब पकाना कुक, और इसमें लगा दिया हमने आईएनजी, फिर इसके बाद में राइस, ये ऑब्जेक्ट है अपना, फिर इसके बाद में हमने इस समय इसको लिया है, और सबसे पहले इस के लिए दिस, समय के लिए टाइम, और कल, यहाँ पे आने वाले कल की बात हो रही है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे टुमारो का। अब देखिए, अब इसके हम नेगेटिव सेंटेंस को पहले देखते हैं, और वह कल इस समय चावल नहीं पका रही होगी। यहाँ पे देखिए नहीं, नहीं का प्रयोग हुआ है, ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। तो हम यहाँ पर देखिए ऊपर वाला सेंटेंस देखिए एक बार, और ये नीचे वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इस नॉट का है। तो हम यहाँ पे देखिए विल बी, और यहाँ पर है विल बी, इन दोनों के बीच में हम लगा रहे हैं नॉट। सेंटेंस पूरा इस प्रकार से बनेगा, सी विल नॉट बी कुकिंग राइस दिस टाइम टुमारो। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का प्रयोग विल और बी दोनों के बीच में करना है। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या वह इस समय चावल पका रही होगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव शब्द जो है क्या वो पहले आया है, पहले आया है, तो इसका मतलब है हमें वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल बी, इसमें से हम विल को पहले लेके आएंगे, विल सी बी कुकिंग राइस दिस टाइम टुमारो। इसके बाद में देखते हैं इसी का नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का ही नेगेटिव। देखिए, क्या वह इस समय चावल नहीं पका रही होगी। वाक्य इंटेरोगेटिव भी है और वाक्य नेगेटिव भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पिछला वाला सेंटेंस था उसी में हमने नॉट ऐड किया है, लेकिन नॉट को हम ऐड करेंगे बी से पहले। विल सी नॉट बी कुकिंग राइस दिस टाइम टुमारो। अब देखिए, ये आपके लिए कुछ सेंटेंस हैं, इनको नोट करते जाइए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनको नोट कर लीजिए, और इनके आंसर्स आपको लिखने हैं और मेरे पास भेजने हैं। ये कुछ कुल मिला के 10 सेंटेंस हैं। अब इसके बाद में देखते हैं हम अपना मेन टॉपिक, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक सेंटेंस है, इसमें भी मैं केवल एक ही सेंटेंस को सॉल्व करूँगा, उसके बाद में बाकी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देखिए, दिस टाइम टुमारो आई ब्लैंक ब्लैंक ट्रैवल टू दिल्ली। दिस टाइम मीन्स राइट नाउ, एंड राइट नाउ टुमारो।
राइट नाउ लेट्स सी, राइट नाउ दिस इज़ 8:47। तो 8:47 कल 8:47 के टाइम पे मैं दिल्ली के लिए यात्रा कर रहा हूँगा। दिस इज़ प्लान्ड एक्शन एंड यहाँ पर दिस टाइम, दिस मोमेंट टुमारो, दिस इज़ टाइम एडवर्बियल। और इससे हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। इसमें हम ये जो ब्लैंक स्पेस हमारे सामने दिया हुआ है, यहाँ पर हम पहले प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब है विल बी, इसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो ट्रैवल में लगा देंगे आईएनजी। अब देखिए ये कुछ सेंटेंस हैं, ये आपके कुछ सॉल्व करने के लिए हैं, होमवर्क है आपका। अब इसके बाद में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। ही विल बी ईटिंग एप्पल्स इन द इवनिंग। अब इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है कि वह शाम को सेब खा रहा होगा। अभी शाम नहीं हुई है और वो सेब खा रहा होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, हम भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी वो समय नहीं आया पर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। जब कभी भी भविष्य के बारे में बात करनी हो तो हम प्रयोग करेंगे विल बी का। भविष्य में कोई काम हो रहा होगा, वो कंटिन्यूएशन में होगा, तो वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे विल बी का। लेकिन अब इस सेंटेंस को देखिए, ही वुड बी ईटिंग एप्पल्स, इसका भी मतलब है कि वो सेब खा रहा होगा, परंतु कब? ये अभी की बात हो रही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। वो हमारे सामने नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं कि वो इस समय सेब खा रहा होगा। और यहाँ पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, हमारी जो बोलने की प्रायिकता है, संभावना से ज़्यादा है, वो हमारी मोस्ट ऑफ अधिकतर 80% के आसपास है। हम 80% सही हैं कि वह इस समय सेब खा रहा होगा। लेकिन यदि हम मे बी का प्रयोग करें, ही मे बी ईटिंग एप्पल्स, तो हमारी यहाँ पे संभावनाएं घट जाती हैं। हम यहाँ पे केवल अनुमान लगा रहे हैं और अनुमान हमारा सटीक नहीं है। ही मे बी ईटिंग एप्पल्स, बात प्रेजेंट की ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम मे बी का प्रयोग से उसकी प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे और हम बात करेंगे 40% के आसपास। तो हमारे 40% अनुमान ये है कि वह सेब खा रहा होगा। ही माइट बी ईटिंग एप्पल्स, माइट बी का जब प्रयोग करेंगे तो संभावनाएं और ज़्यादा घट जाती हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 15 to 20%। और यहाँ पर हमारा अनुमान सिर्फ इतना है, हम केवल 15% से 20% अनुमान लगा के कह सकते हैं कि वह सेब खा रहा होगा। अब इसको देखिए, ही मस्ट बी ईटिंग एप्पल्स। यहाँ पर हम 90 to 100% श्योर हैं कि ही मस्ट बी ईटिंग एप्पल्स, मतलब वह 100%, 90 से 100% के बीच में हमारी संभावना है कि वह सेब खा रहा होगा। विल बी का प्रयोग करेंगे हम फ्यूचर के केस में, और वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी का प्रयोग हम करेंगे प्रेजेंट के केस में। लेकिन संभावना या प्रायिकता को दर्शाने के लिए, प्रोबेबिलिटी को दर्शाने के लिए हम प्रयोग करेंगे वुड बी, मे बी, माइट बी और मस्ट बी का। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।